यहां से शुरू करना है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए तुरंत। में आपको पता है आमने सामने के एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ए कॉस बी, सी की जगह पे मैं कॉस, क्योंकि इसका सम 180 है, 180 माइनस ए लिख सकता हूं। डी की जगह पे मैं कॉस 180 माइनस बी लिख सकता हूं। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस बी। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, जीरो आंसर। ठीक है, सबको क्लियर? या एक काम करो, जब साइक्लिक दिया हुआ है, कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है कि किस तरह का साइक्लिक है। साइक्लिक तो आमने सामने का सब 90 डिग्री होना चाहिए, इस बात से मतलब होना चाहिए आपको, बस सबको 90 ले लो आप। cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0, तो जीरो ही हो गया आंसर। मैं ठीक हूं बिल्कुल? करिए ललिता, मुझे लगता है आप भी काफी दिनों के बाद आए हैं सेशन में। बताइए आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। D इज ए पॉइंट ऑन BC, D पॉइंट है BC पर, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर। E इज ए पॉइंट ऑन AD, E पॉइंट है AD पर। AE रेशियो ED 5:1 है। 6 टाइम ऑफ एंगल BDE DBE इज इक्वल टू 10 ऑफ ACD DBE DBE, ये एंगल अल्फा ले लेता हूं, तो यानी कि दिया हुआ 6 tan अल्फा बराबर ACD, ये एंगल बीटा ले लेता हूं। हाँ ले लेंगे ललिता, कोशिश करते हैं। अगले वीक में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ये दिया हुआ है आपको, आपको एंगल ACB बताना है और ABD 60 है। ABD ये एंगल 60 है। अब जरा गौर से सुनना सभी लोग, इसको 5x ले लो, इसको 1x ले लो। 6 टाइम ऑफ tan अल्फा क्या होगा? अब जरा गौर से सुनना सभी लोग, इसको 5x ले लो, इसको 1x ले लो। 6 टाइम ऑफ tan अल्फा क्या होगा? x बटे में BD, ये है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये कैंसिल, BD बराबर CD आ गया। जब ये इसके बराबर आ गया, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि वो आइसोसेलेस है। ये से ध्यान रखना, जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि वो आइसोसेलेस है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यही आपको निकालना है। बोलो क्लियर है सभी को? और 60-60 तो फिर ये इक्विलेटरल बन गया वो तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मिल गया तो समझ लो आइसोसेलेस है। नेक्स्ट,
एक स्क्वायर है, नेक्स्ट, जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है तो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि वो आइसोसेलेस है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यही आपको निकालना है। बोलो, क्लियर है सभी को? CD आ गया। जब ये इसके बराबर आ गया, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है तो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि वो आइसोसेलेस है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यही आपको निकालना है। बोलो, क्लियर है सभी को? और 60-60 तो फिर ये इक्विलेटरल बन गया। वो तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मिल गया तो समझ लो आइसोसेलेस है। नेक्स्ट, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, सॉरी एक स्क्वायर, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है और जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारी साइड बराबर हो जाएंगी और ये भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। आपको एंगल डीपी भी बताना है। ए बी सी डी पी, आपको डीपी भी बताना है। ये ठीक है, बताइए 90 डिग्री होगा ये, 60 डिग्री होगा ये, 150 डिग्री होगा ये साइड इसके बराबर है तो 15-15 डिग्री के बचे तो ये 45 हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट नाउन से बताएंगे ललिता, एक मिनट। नेक्स्ट आंसर बताइए। इन ए स्क्वायर एबीसीडी, इसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, और वो इस तरह से है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इस तरह से है, इस तरह से है ABCD कि AOB 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 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको DOC बताना है। आपको DOC बताना है, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। ये 60, ये 60, ये 60, ये 30, क्योंकि टोटल 90 है। और आपको पता है कि ये सब बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 60 और आपको 60, ये 60, ये 60, ये 30, क्योंकि टोटल 90 है। और आपको पता है कि ये सब बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 30 है। तो ये 75-75 के हो जाएंगे। पिछहत्तर पिछहत्तर 150 और 60 210, तो 150 का हो गया। ये आपको निकालना था। क्लियर है? तो यस सर लिखो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। मोहम्मद ताजिम, आपका जो क्वेश्चन है ना, मुझे डाउट सेक्शन में भेज देना या फिर ग्रुप में भेज देना, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक, बताइए आंसर। गाइस 1 मिनट तक आंसर दो आप लोग, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। गाइस 1 मिनट का समय देंगे बस मुझे, है ना। ठीक देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स सर्कम सर्कल को डीईएफ पर काटते हैं। ये सर्कम सर्कल बना देता हूं पहले, इसको डीईएफ पर काटते हैं। ठीक है, डीईएफ पर काटते हैं। ओके, अगर एंगल ए 50 है तो एंगल एईसी बताना है, ये बताना है। देखो ये 50 है ना। एईसी बताना है। ओके, अब बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है ना। अभी बताइए, ये वाला एंगल हमें बताना है, ये वाला, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ईएफसी 35 दिया हुआ है, ईएफसी 35 दिया हुआ है। एक बात बताओ, ये 35 है, अगर ईसी कोड ले लूं, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ईसी कोड से देख लो, सर्कमफ्रेंस बन रहा है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो पूरा 70 हो गया, तो ये 110 हो गया। क्लियर है सभी को? तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं गाइस, 1 मिनट का वेट करिएगा। दोस्तों बढ़ती है, जरूर कॉल करना पड़ा बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को वेट करना पड़ा बीच बीच में। एक्चुअली एक ना काफी इंपॉर्टेंट सेशन है कुछ एनआरएस का, वो मुझे 6:30 लेना है, तो आप लोग क्लास मुझे थोड़ी सी यार जल्दी छोड़नी पड़ेगी, तो कल कवर अप कर लेंगे, कल एक्स्ट्रा क्लास है ना अपनी, तो उसमें कवर अप कर लेंगे। तो बीच बीच में आप कोई मतलब ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आती है तो यार वो अटेंड करनी पड़ती है, जरूरी है ना। अर्जेंट सेशन लेने होते हैं यार, ठीक है। वो तो यूट्यूब पे है अनिकेत, ठीक है। एनआरएस को लेकर है, एबीसीडी इज ए रोम्बस, एफ इज ए पॉइंट ऑन बीसी।
एबीसीडी ना एक रोम्बस है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं अकेली ही जान हूं, मैं कहां कहां जाऊं। ठीक है। देखो एक बात बताऊं आपको, ज्यादा डिमांड में रहने में भी ये समस्या रहती है सामने। ठीक है। एक ना रोम्बस है, अब कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होती हैं तो वो मैं करता हूं, तो वो सब चीजें जिस एबीसीडी एक रोम्बस, ठीक है। हाँ। एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है, जिस एबीसीडी एक रोम्बस है। और एफ पॉइंट है बीसी पे, एफ कोई पॉइंट है बीसी पे, ठीक है। डीसी एक्सटेंडेड, डीसी को आगे बढ़ा दिया, एंड एएफ एक्सटेंडेड, जो कि एक दूसरे को ई बिंदु पर मिलते हैं, ई बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को ई बिंदु पर मिलते हैं। सीडी बराबर सीई के है। आपको बताने की एफ बीसी किस रेशो में डिवाइड करता है। अब जरा ध्यान से समझना, आपको पता है रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है ना, तो ये साइड इसके बराबर होगी। एफ बीसी किस रेशो में डिवाइड करता है। अब जरा ध्यान से समझना, आपको पता है रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है ना, तो ये साइड इसके बराबर होगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। और अगर मैं इसको देखूं तो ये एंगल बराबर है। क्यों? दो पैरेलल लाइनें ट्रांसवर्सल काट रही, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और तीसरा अपने आप बराबर है, तो मतलब तीनों एंगल बराबर हो गए। और तीनों एंगल बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर हो गया, लेकिन एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो बराबर होते हैं। और तीसरा अपने आप बराबर है, तो मतलब तीनों एंगल बराबर हो गए। और तीनों एंगल बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर हो गया, लेकिन एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम में तो सारी साइड बराबर ही होती हैं, सब कुछ बराबर ही होता है। तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड और इस एंगल के सामने ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि बी एफ बराबर सी एफ आ गया, बी एफ बराबर सी एफ आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एफ जो है इसको 1:1 में डिवाइड करता है, बीसी को। बात समझ में आई सब लोगों को? बताइए, क्लियर है? नहीं सब, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब तीनों एंगल बराबर हो गए। और तीनों एंगल बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर हो गया, लेकिन एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम में तो सारी साइड बराबर ही होती हैं, सब कुछ बराबर ही होता है। तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड और इस एंगल के सामने ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि बी एफ बराबर सी एफ आ गया, बी एफ बराबर सी एफ आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एफ जो है
इसको 1:1 में डिवाइड करता है, BC को। बात समझ में आई सब लोगों को? बताइए, क्लियर है? इसको देख लेते हैं। ABCD ना एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो हम इसको पैरेललोग्राम है, PQR ऐसे बना लेते हैं, कोई फर्क है, ठीक है। T मिड पॉइंट है PS का, T। आपको ATS एंड PTQ का रेशियो बताना है। ATS और PTQ का आपको रेशियो बताना है एरिया का। तो करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने वैसे। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी एरिया मान लो जिसको हम आधा 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 करते रहें, तो कभी भी फ्रैक्शन ना बने। तो 16 मान लेते हैं। तो कर लिया आप लोगों ने वैसे। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी एरिया मान लो जिसको हम आधा 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 करते रहें, तो कभी भी फ्रैक्शन ना बने। तो 16 मान लेते हैं। तो ये एरिया 8 हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया इतना 4 हो जाएगा, और ये डायगोनल इसको आधा काट रहा है, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से ये एरिया 4 हो जाएगा, आधा काट रहा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये एरिया इतना 4 हो जाएगा, और ये डायगोनल इसको आधा काट रहा है, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से ये एरिया 4 हो जाएगा, और ये आधा काट रहा है, तो ये एरिया ये वाला 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि T मिड पॉइंट है, तो माध्यिका हो गई, तो ये 1 1 हो गया। अब ये 2 4 पूरा 8, ये माध्यिका देखो 2 2 4 पूरा 8, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला एरिया 4 बचा इसका, तो 2 यहां होगा और 2 यहां होगा, बस 1:2 आंसर आ गया। बोलो, क्लियर है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। P मिड पॉइंट है इसका, Q मिड पॉइंट है इसका। P मिड पॉइंट है इसका, Q मिड पॉइंट है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 12 है। अच्छा, ये ABC का एरिया AB और ये डायगोनल यहां खींच दो, एरिया 24। एरिया ऑफ ट्रायंगल P मिड पॉइंट है इसका, Q मिड पॉइंट है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 12 है। अच्छा, ये ABC का एरिया AB और ये डायगोनल यहां खींच दो, 12 है। तो क्या मैं कह सकता हूं पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 24 है? यस। AB और ये डायगोनल यहां खींच दो, 12 है। तो क्या मैं कह सकता हूं पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 24 है? यस और नो बताओ। पूरे इसका 12 है, तो क्या मैं कह सकता हूं पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 24 है? यस और नो बताओ। क्या मैं कह सकता हूं पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 24 है?
तो हम एक काम करते हैं, हमें निकालना है एपीक्यू का एरिया। ये एरिया चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये एरिया चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में हमने बांट 4 बराबर, तो पूरा एरिया 24 है, तो 6 6 6 6 हो जाएगा। सही बात है। तो जब 6 6 6 हो गया, तो ये अगर मैं सिर्फ इस वाले ब्लॉक, इस वाले 1/4 भाग में देखूं, तो ये 6 है, तो ये डायगोनल है, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये अपर हाफ, ये अपर हाफ दिख रहा है, ये एरिया 12 होगा क्योंकि टोटल 24 है, तो ये एरिया 6 हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के किया है ताकि वहां तक फैल जाए। ठीक है, अच्छा, ये एरिया 12 है, ये डायगोनल है, तो ये एरिया 6 होगा। 6 6 12 और 3 15, तो ये एरिया 9 बच गया। बस यही आपका आंसर है। बताइए, क्लियर है? बाकी एक चीज याद रख सकते हो इसके लिए, जो भारती ने लिखा है, जब कभी इस तरह से फिगर है ना, तो ये 3/8 होता है, ये 1/4 होता है, ये 1/4 होता है, ये 1/8 होता है। ठीक है, पूरे एरिया का आप देख लो, उसी हिसाब से बटा हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट। ये अब इस वाले ब्लॉक, इस वाले 1/4 भाग में देखो, तो ये जब 6 6 6 हो गया, तो ये सही बात। ठीक है, पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में हमने, ये एरिया चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पूरे एरिया को 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। बराबर भागों में बांट, तो पूरा एरिया 24 है, तो 6 6 6 6 हो जाएगा। सही बात है। तो जब 6 6 6 हो गया, तो ये अगर मैं सिर्फ इस वाले ब्लॉक, इस वाले 1/4 भाग में देखूं, तो ये 6 है, तो ये डायगोनल है, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये अपर हाफ, ये अपर हाफ दिख रहा है, ये एरिया 12 होगा क्योंकि टोटल 24 है, तो ये एरिया 6 हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के किया है ताकि वहां तक फैल जाए। ठीक है, अच्छा, ये एरिया 12 है, ये डायगोनल है, तो ये एरिया 6 होगा। 6 6 12 और 3 15, तो ये एरिया 9 बच गया। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, पूरे एरिया का आप देख लो, उसी हिसाब से बटा हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which angle A, angle B, angle C ये दिए हुए हैं। एक बात तो ये है कि ये साइक्लिक नहीं है। यस और नो बताओ, मुझे बस इतना बताओ, क्या ये साइक्लिक है या नहीं? क्या ये साइक्लिक है या नहीं? ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि आमने सामने के समय 180 नहीं बैठ रहा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना?
क्योंकि आमने सामने सम 180 नहीं बैठ रहा। ठीक। अब होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा, ठीक, सामने सम 180 नहीं बैठ रहा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि आमने सामने सम 180 नहीं बैठ रहा। ठीक। अब होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो सारे के सारे वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, और इसी दूरी को हम रेडियस लेके, इसको सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं चारों कोन को टच करते हुए। और ऐसा सिर्फ साइक्लिक में होता है, और वो भी एक ही पॉइंट होता है ऐसा, जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है और चारों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है ना, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो चारों कोनों से वर्टिसेस से बराबर हो, तो फिर तो साइक्लिक बन जाना चाहिए ये। तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबको क्लियर? लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। आज 3 बजे से कौन कौन है मेरे साथ लगातार? आप भी लगे? क्लियर है ना? एक ने स्क्वायर है, ABCD। F इज द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB। F मिड पॉइंट है AB का। BE 1/3 है, तो ये आ गया। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE इतना है। इसकी साइड, तो ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, क्योंकि 1/3 है ना। हाफ दिखाई दे रहा है, और ऑफ ट्रायंगल FBE इतना है, AC बताना है। हमने इस साइड को 6 मान लेते हैं। 6 क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर हाफ दिखाई दे रहा है और मुझे 1/3 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 6 मान ली इसकी साइड। तो ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, क्योंकि 1/3 है ना। हाँ, जो एंगल FBE इतना है, AC बताना है। हमने इस साइड को 6 मान लेते हैं। 6 क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर हाफ दिखाई दे रहा है और मुझे 1/3 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 6 मान ली इसकी साइड। तो ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, क्योंकि 1/3 है ना। हाँ, तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, ये 6x मैंने साइड मान ली इसकी। और आपको एरिया कितना दिया हुआ है इस ट्रायंगल का? 1/2 3x इंटू 2x, ये आपको 108 दिया हुआ है। 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9, 3 6 18, x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो साइड 36 आ गई। आपको तो डायगोनल चाहिए ना, तो 36√2 हो जाएगा। बताइए, सबको क्लियर हुआ? तो लिखो यस। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है AE इक्वल टू BC। AE इक्वल टू BC एंड AE पैरेलल BC। जब AE बराबर BC के है और AE पैरेलल भी है, तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है AE इक्वल टू BC, AE इक्वल टू BC। एंड AE पैरेलल BC, जब AE बराबर BC के है और AE पैरेलल भी है तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर। AE पैरेलल BC, जब AE बराबर BC के है और AE पैरेलल भी है तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर। ABCDDE बराबर है, ABCDDE बराबर है। BAE 108 है, BAE 108 है। BCD बताना है। ध्यान से देखिए ABCE एक पैरेललोग्राम हो गया, आमने सामने की साइड बराबर बराबर है और पैरेलल भी है, तो ये 108 है तो ये भी 108 होगा। बोलो क्लियर? आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो जाएगा, टोटल 168 हो गया। बस खत्म। समझ में आई बात? नेक्स्ट होमवर्क में दिया था नहीं है, यस और नो बोलो। देखो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है क्योंकि स्क्वायर है। ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है क्योंकि स्क्वायर है। ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो ये 6√3। एरिया बताना है 1/2, 6 प्लस ये पूरा 6 6 12 और 12 प्लस 6√3, मतलब दो पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। बताइए क्लियर है? तो यस सर लिखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। नेक्स्ट ये एक पैरेललोग्राम है, बाइसेक्टर है ए एंड बी। ठीक है, जो कि पी पर काटते हैं। एपी भी बताओ कितना है यार। देखो आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में ये 2 अल्फा 2 बीटा 180 होगा एडजेसेंट एंगल्स। अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, अल्फा बीटा का सम 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, बताइए क्लियर है?
जब होमवर्क के क्वेश्चन खत्म हो जाए तो बता देना मुझे। रोम्बस है तो मैं स्क्वायर की तरह बना लूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, रोम्बस है, ठीक है। हाँ, वो ऐसी फिगर है नहीं ना, तो चलो बना ही देते हैं, फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए आपको यार। लो, ठीक है। diagonal is a rhombus, one diagonal of a rhombus is half of the other, एक डायगोनल दूसरे का आधा है। ऑफ द अदर तो काटती है, एक डायगोनल दूसरे का आधा है। काटती है, एक डायगोनल दूसरे का आधा है, तो एक डायगोनल को मैंने 2D मान लिया और दूसरे को 4D मान लिया। ठीक, साइड 20 दी हुई है, एरिया बताना है, इसमें पाइथागोरस लगाओ। डी का स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर बराबर 400, 5D स्क्वायर बराबर 400, डी स्क्वायर बराबर 80। आपको तो एरिया बताना था, 1/2 डी का स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर बराबर 400, 5D स्क्वायर बराबर 400, डी स्क्वायर बराबर 80। आपको तो एरिया बताना था, 1/2 पहला डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल, ये कैंसिल, 4D स्क्वायर आया, 4 इंटू 80, 8 चौक 32, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? थैंक यू सुशांत, थैंक यू। बताओ क्लियर है? ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एबीसीडी, ठीक है। दोनों डायगोनल्स को मिलाने, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पी क्यू ले लेते हैं। आपको 3.6 दी हुई है, ए बी 15.6 है, सी डी निकालनी है और सी डी बड़ी है, एडी से। तो बस आपको पता है पी क्यू बराबर डीसी मतलब सी डी माइनस ए बी बराबर बटे में 2, ये होता है, कर लोगे हो जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, आज एक ज्योमेट्री की खास बात बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा नहीं, गलत लिखा है, मान लो नहीं है ही, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप ज्योमेट्री में कम मिस्टेक्स करना चाहते हैं ना, तो हमेशा छोटे लेटर को हमेशा आगे लिखो, सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को छोड़ के, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कोशिश करो कि छोटे लेटर को आगे लिखो, बड़े लेटर को उसके पीछे लिखो। उससे फायदा ये होता है कि कई बार क्वेश्चन में सी डी कट रहा है, ए बी कट रहा है, तो पहचान में जल्दी आ जाते हैं हमें। नहीं तो क्या होता है, पहचान में नहीं आ पाते कि कौन सा किससे कट रहा है, तो कई बार ऐसा होता है। तो कोशिश ये करो, आदत बनाओ अपनी कि छोटे लेटर को पहले लिखो, बड़े लेटर को बाद में लिखो। पूरे ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में ये बात लागू होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। देखो, आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, जैसे एक ट्रायंगल है और उसके ये मध्य बिंदु है, ये एबीसी है और ये डीई है। तो ये अगर एक है तो ये 2 होता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम है।
और ये DE है। तो ये अगर 1 है तो ये 2 होता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर D और E इसके मध्य बिंदु है और D इसके पैरेलल होता है और आधा होता है। अगर इनके एरिया की बात करें, साइड का रेशियो 1-2 हो गया, तो अगर एरिया की बात करें तो छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का 1:4 हो जाएगा। तो यानी कि ये एरिया हो गया 1, बड़े वाले का एरिया हो गया 4, तो इसका एरिया 3 हो गया। यस और नो? लिख सकता हूं 1-3, मैं पूरे का 4 है ना इसलिए। तो ये इसी तरह से ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, पूरा एरिया हो गया 16 और इसका एरिया हो गया 4। बस पूरा एरिया 120 दिया हुआ है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये आंसर आ गया इस रेड वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। एक ट्रायंगल CDE है। होमवर्क का क्वेश्चन ये नहीं दिया था, ओके, वो वाले दिए थे 5, मैं समझ गया, वो मैं कराऊंगा। पहले इसको कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इसको होमवर्क में ही दे देता हूँ यार, ये बाद में करेंगे, पहले आप ट्राई करना, मजा आएगा। मैं पहले वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो अपने बच्चे हुए हैं ना 1-2। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी होमवर्क में रखो, पहले इसको करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, 2 सर्कल दिए हुए हैं, है ना, 2 सर्कल दिए हुए हैं, इनकी रेडियस R है। एक तीसरा सर्कल है C, उसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। अच्छा, और दिए हुए हैं, इनकी रेडियस R है। पहले इसको करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, 2 सर्कल दिए हुए हैं, है ना, 2 सर्कल दिए हुए हैं, इनकी रेडियस R है। एक तीसरा सर्कल है C, उसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। अच्छा, और C1 C2 के बीच में 3 गुना डिस्टेंस है छोटे वाले की रेडियस का। मतलब कहने का ये है, ये पूरा डिस्टेंस, देखो ये, मैं इस पॉइंट को लेता हूं M, इसको ले लेता हूं O, ये पूरा ये R है, ये कैपिटल R है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस C1 C2 छोटे वाले की रेडियस का 3 गुना है, यानी कि 3r है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 3r/2 हो जाएगा। तो मैं यहां से MC3 निकाल सकता हूं, ये पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सब कुछ आधा आधा कटेगा और एकदम परफेक्ट कटेगा 90 डिग्री। MC3 निकाल लेते हैं यहाँ पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सब कुछ आधा आधा कटेगा और एकदम परफेक्ट कटेगा 90 डिग्री। MC3 निकाल लेते हैं यहां से, यह आ जाएगा r+r² माइनस 3r/2 होल स्क्वायर। और ये कितना है? R, कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R हो जाएगा। मुझे निकालना था इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, यानी कि मुझे निकालना था CO, और CO है C3O। C3O है क्या? C3M प्लस MO बराबर C3M प्लस MO बराबर ये C3M
यहां निकाल ही लिया है। इसको आप कर लेना कैलकुलेट, आपके लिए छोड़ रहा हूं। कुछ भी नहीं, होल स्क्वायर ओपन करते ही हो जाएगा। और प्लस एमओ कितना है, आर। करते ही, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। कर लोगे कंप्लीट इसको? बोलो। देखो, दिए गए चित्र में ओ एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है। एंगल ओ 90 डिग्री है। एओ बराबर ओडी है, ये इसके बराबर है। एबीसीडी एक वर्ग है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब देखो जरा ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ये ए है, तो ए बाई रूट एओ बराबर ओडी है, ये इसके बराबर है। एबीसीडी एक वर्ग है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब देखो जरा ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ये ए है, तो ए बाई रूट टू होगा, ये ए बाई रूट टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये 90 है, तो ये 45 45। ये ए है, तो ए बाई रूट टू होगा, ये ए बाई रूट टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये 90 है, तो ये 45 45 हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, रूट टू होगा, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब देखो जरा ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ये ए है, तो ए बाई रूट टू होगा, ये ए बाई रूट टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये 90 है, तो ये 45 45 हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये रेडियस हो जाएगी। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक। ये ए बाई रूट टू है, और ये हो जाएगा रूट टू ए, डायगनल ऑफ द स्क्वायर। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये 45 ऑलरेडी है, और ये भी 45 होगा, क्योंकि डायगनल जो होता है स्क्वायर का। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये 45 ऑलरेडी है, और ये भी 45 होगा, क्योंकि डायगनल जो होता है स्क्वायर का, वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो यहां पाइथागोरस लगा दो। आर स्क्वायर बराबर ए बाई रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर। यहां से आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा 2 3 4 5 बटे 2, और ए बाहर। ये आंसर हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर? तो लिखो यस। अभी होमवर्क के कितने क्वेश्चन पेंडिंग है? कुछ क्वेश्चंस ने मैं और दे रहा हूं आपको, है। तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है। ये 10 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम करेंगे फिर कल। अगर मौका लगा तो कल कर लेंगे, तो वेडनेसडे में कर लेंगे। ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं अपने अभी ज्योमेट्री के पेंडिंग, और अपने 4 क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पेंडिंग। एडवांस का ये मामला है पेंडिंग, है ना। और कल खत्म कर दूंगा अरिथमेटिक का पूरा मामला। कल की क्लास में अरिथमेटिक का पूरा मामला खत्म कर दूंगा। ठीक है। ये जो 14 क्वेश्चन है, इसको वेडनेसडे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाए, टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। ठीक है। ओके। कल 9 बजे क्लास है आप लोगों की। कल 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास है। कल 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, जरूर आइएगा। उसमें जो अरिथमेटिक का
मिक्सचर एंड एलिगेशन का और एवरेज के क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे कराऊंगा उसमें। ठीक है, कल का शेड्यूल बताता हूँ अपना। 9 बजे तो मेंस की क्लास है, 11